हेलो गाइस, मैं मुझके आरती और आप देख रहे हैं हसन जानवर चैनल। मन के चले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारी मजीद वीडियो देखने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो आज की बैठक का जो हमारे मेहमान है वो बहुत ज़बरदस्त सिंगर हैं और वो मुख्तलिफ़ किस्म के सिंग करते हैं। वो फोक सिंगर भी हैं, क्लासिकल सिंगर भी हैं और फिल्मी गीत भी गाते हैं वो। और चलते उनसे बात करते हैं। बाकी नुसरत फ़तेह अली खान के बहुत बड़े फ़ैन हैं वो, और भी वो मतलब किसके शागिर्द हैं मालूम करते हैं उनसे। आई अच्छा जी, आज की बैठक हमारे साथ मौजूद है लेजेंडरी सिंगर वकास बाबर। और इनकी क्या खुसूसियात है, क्या खूबी है, किसको गाते हैं, कैसा गाते हैं, जो इनका जो गाने का जो अंदाज़ है बड़ा हाई है। किससे मिलता है, किससे मिलता जुलता है, वो अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। लेकिन अभी हम बात करेंगे वकास बाबर से, क्योंकि ये ज़्यादातर आजकल दुबई में होते हैं और आज भी आपकी फ़्लाइट है। तो ये थोड़े दिन के लिए आते हैं, चले जाते हैं, आते हैं, चले जाते हैं। वही बात है कि अब ये शुमार हो गए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में, ऐसे ही है जी। क्योंकि एक कदम इनका दुबई में होता है, एक कदम इनका पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान से प्यार करते हैं, इसलिए तो आज की मुलाकात है। वकास भाई, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वकास बाबर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हसन भाई, आप ठीक हैं? वकास भाई, बड़ा अच्छा एक दौर था, पहले तुम बात करेंगे। बड़ा प्यारा एक दौर था जो गुजर गया, जो वापस नहीं आ सकता। बिल्कुल। पहले तो ये पता, जो आपकी दौर की शुरुआत हुई वो कैसे हुई? उस्ताद कहाँ थे आपके? कैसे मुलाकात हुई? गाने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? जी, असल में मेरा ताल्लुक़ है हैदराबाद से। अच्छा। और मैं हैदराबाद में उस टीन एज थी, मैं पढ़ता था। हमारे वहाँ एकेडमीज़ हुआ करती थी। एक इलाका है ठंडी सड़क, बिल्कुल है। हैदराबाद में, वहाँ एकेडमी हुआ करती थी। तो मैं काफ़ी दफ़ा वहाँ से ऐसे गुज़रा हूँ, तो मुझे कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैं भी उनमें शामिल हूँ। बस एक दिन अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या दिल में आई और मैं सीढ़ियाँ चढ़ गया और उस एकेडमी में जाके मैंने उनसे कहा कि जी मैं गाना गाना चाहता हूँ। तो वो मुझे बच्चा देख के एक ने मना कर दिया, एक ने कहा यार सुन लो, क्या प्रॉब्लम है, सुन लेते हैं। फिर उन्होंने माइक्स वाइक लगाए हुए थे और इंस्ट्रूमेंटल वगैरह सब, जो भी उस वक्त के थे, ड्रम श्रम और ये वो, मुझे उन्होंने माइक दे दिया और कहने लगे गाओ। तो मैंने मैडम नूरजहां को शुरू किया था पहले। वाह। मैडम नूरजहां से हमने स्टार्ट लिया था। पंजाबी सॉन्ग मैं गाता था, तो मुझे नहीं पता था कि ये पंजाबी चलता चलता एक फोक की सूरत इख्तियार कर लेगा और मैं एक फोक सिंगर की हैसियत से पहचाना जाऊंगा। तो बहरहाल हमने वो शुरू किया और उस सिस्टम को अल्लाह ताला ने, मेरे परवरदिगार ने ऐसा एक रनिंग में लिया है कि मेरे जितने भी शौक़ थे, जो मेरी एक्टिविटीज़ थी वो सब मेरी एक तरफ हो गई और इस गाने का शौक़ मेरा पैदा हो गया। तो बस मैं फिर स्टेप बाय स्टेप चलता रहा। अल्लाह ताला मुझे कदम कदम पे हल्की फुल्की इज़्ज़त देता रहा और आज मेरे परवरदिगार का एहसान है कि मैं एक फोक सिंगर की हैसियत से पहचाना जाता हूँ और ओवरसीज़ में कर रहा हूँ यही काम, क्योंकि अब इस काम के अलावा और कुछ हम कर नहीं सकते, आता ही नहीं, कोई आता ही नहीं है। तो अब मैं यही काम कर रहा हूँ दुबई में। जी हाँ। अच्छा वकास भाई, जब आपने वहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ गए, फिर आपको अल्लाह ताला ने एक ऐसी सीढ़ी दे दी जिस पर आप चलते ही चले गए ना? जी जी। तो फिर बीच में असातिज़ा आए नहीं आए, किनसे आपने बाकायदा तालीम ली? जी, मुझे तालीम भी लेनी चाहिए। मेरे 5-6 असातिज़ा हैं और मुझे बड़ा प्यार करते थे। एक तो मैं उनको अपना असातिज़ा मानता हूँ कि जो मुझे इस फील्ड में लेकर आए थे, जिन्होंने पहली दफ़ा मुझे गाने की इजाज़त दी थी कि आप गाओ। और उसके बाद मेरे रूहानी उस्ताद थे तुफ़ैल न्याज़ी साहब, जिन्हें मैं बहुत पसंद किया करता था, बड़ा लाइक करता था और उनकी गायकी पूरी दुनिया में मशहूर है, तो उनको पसंद करता था। फिर उस फोक के साथ ऐसा हुआ कि एक ट्रेंड चला, वो ट्रेंड ऐसा चला कि मेरी ज़िंदगी बदल दी
और वो ट्रेंड आया, दौर आया बल्कि नुसरत फ़तेह अली साहब। खासा नुसरत फ़तेह अली खान। जब वो कव्वाली गाते थे हमने उस वक्त तवज्जो नहीं किया। जब उन्होंने कलाम गाना शुरू किए, गाना गाने शुरू किए, गज़लें गाना शुरू की, तो मेरी सारी तवज्जो जो है वो उस तरफ हो गई और मैंने उनको पिक करना शुरू कर दिया। मैंने उन्हें पिक किया, मैंने उन्हें फॉलो किया और उस फॉलोइज़म से मेरे साथ अल्लाह ताला ने एक ऐसा नाम जोड़ा कि मुझे उस नाम से जो है मेरी पहचान बन गई और मेरी शनाख्त बन गई। वो नुसरत फ़तेह अली साहब थे, जिनकी वजह से मैंने ये समझ लीजिए कि मेरी रोटी रोज़ी का ज़रिया और वसीला जो थे वो नुसरत फ़तेह अली साहब उनकी बने। आवाज़, उनके कलाम बने। जी हाँ। अच्छा, तो वकार, ये आपने पहले शुरुआत की आपने मैडम नूर जहाँ से। जी हाँ। तो मैं ये चाहूँगा, बातें आपसे बहुत सारी करनी है, कि मैडम नूर जहाँ का जो आपने वो जो गीत गाया था वो क्या था, थोड़ा सा शोक चंचल गाने थे मैडम के, फिल्म के गाने थे। तो मैं चाहूँगा हमारे सामीन सुने आपको। इस वक्त आपको पाकिस्तान के अलावा हिंदुस्तान, वो दुबई सब देख रहे हैं आपको। हसन भाई, असल में वो जो गीत हैं वो इंस्ट्रूमेंटल्स के साथ हों तो ज़्यादा अच्छा आता है, क्योंकि वो गीत ही कुछ ऐसे हैं। लेकिन मैं आपको एक अस्थाई सुना देता हूँ जो मैडम की मुझे बहुत पसंद है। चुन लिया मैंने सारा जहां रहने दिया, चुन लिया मैंने तुम्हें सारा जहां रहने दिया, चुन लिया मैंने। क्या बात है। ये मैडम की जो मुझे आपने पसंद है। मतलब ये कि चुना भी आपने वो गाना, वो ताल चुनी जिसको रूपक सात जी हाँ, मात्रे की बिल्कुल। ताल। हाँ जी, मुश्किल धुन और मुश्किल मुगलई ठेके में मुगलई सात मात्रे ना, जी वही हाँ। नाम। क्या जी, अच्छा जी, बड़ा ज़बरदस्त जी। तो मैडम नूर जहाँ से शुरू किया, फिर आप पहुँचे नुसरत फ़तेह अली खान साहब से। जी हाँ। तो तुफ़ैल नियाज़ी साहब आपके रूहानी उस्ताद, रूहानी उस्ताद, जिनको मैं बहुत ज़्यादा दिल से लाइक से। करता था। तो ये खासा से मुलाकात हुई या? जी, मैंने नुसरत फ़तेह अली खान साहब के सामने परफॉर्म भी किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने उनके हाथ से एक शील्ड भी ली है अच्छा, वाह जी वाह। और उनके दुआई कलमात जो मेरे लिए उन्होंने कहे थे, वो ऑन स्टेज पर कहे थे, वो मेरे लिए बहुत ही काबिल फ़ख्र है कि उन्होंने मेरे लिए दुआ की और कहा मुझे ये हिंदी में कहना चाहिए आशीर्वाद, तो मुझे खान साहब को आशीर्वाद भी उसमें शामिल है मेरे। शामिल है। तो वकार भाई, आपने जब बाकायदा खान साहब को भी फॉलो करना शुरू कर दिया, जी तो जिस तरह क्या कहते हैं तबले बाजे पर रियाजत होती है, जी जी तो इस तरह रियाजत चली है, बाकायदा कोई उस्ताद आपको मिले जी बिल्कुल, जिनसे तालीम ली बाकायदा आपने, यार कुछ सुर की समझ भी होनी चाहिए। बिल्कुल। मैंने रियाजत भी की है सॉरी, रियाजत भी करता हूँ और बाज़े वक्त ऐसा होता है कि नहीं भी कर पाता, क्योंकि आपको मालूम है, आप मेरे साथ के हैं बिल्कुल। कि एक टाइम था इस कराची शहर में ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था जो हमारे बगैर होता नहीं हो। होता। उसकी बिगनिंग एंट्री जो थी वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे ओपन हुआ करता था। बिल्कुल। वो चाहे कमर्शियल शो हो, चाहे शादी का शो हो, चाहे सालगिरह का हो, किसी किस्म का भी इवेंट हो। तो मुझे उसमें ये रहा कि मसरूफियत बहुत ज़्यादा हो गई थी। एक रात में 5-5, 6-6 शो, अक्सर ऐसे होता था कि शो छूट भी जाते थे। बड़ा अच्छा और दौर था यार। बहुत अच्छा दौर, बहुत अच्छा टाइम गुजारा हमने। तो उसमें कुछ थोड़ा सा पीछे आ गए थे हम लोग रियाजत के हवाले से, काम के हवाले से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रोज़गार के सही था, लेकिन काम के हवाले से थोड़ा सा पीछे आ गए थे। लेकिन फिर वो कंटिन्यू दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गया सिलसिला और रियाजत भी शुरू हो गई, सिलसिला चल रहा है। और इसी ट्रेंड की वजह से दुनिया भी अल्लाह ताला ने मुझे दिखाई, बहुत सारे मुल्क दिखाए और आज भी मैं इसी कलाकारी की वजह से। बिल्कुल
अच्छा वकार, जिससे आपने बताया कि जी वो रियाजत छोड़ गई थी, चलता रहा बाकायदा, जी तो जिस तरह चले वो भी एक रियाजत ही होती है, क्योंकि जब हम स्टेज पर परफॉर्म कर रहे होते हैं वो भी हमारी प्रैक्टिस में ही शामिल होता बिल्कुल है। बिल्कुल है। एक जैसे आपने जैसे वो एक होता है ना कि उस्तादी शागिर्दी, जी मेरे उस्ताद हैं गुलाम अब्बास साहब, अरे क्या बात है, प्लेबैक सिंगर हैं पाकिस्तान के, क्या बात है। और काफ़ी काफ़ी गाया उन्होंने। वो मेरे उस्ताद हैं, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, हयाती दे। वो बड़े काबिल आदमी हैं। और आप इस वक्त पाकिस्तान में गज़ल गायकों में गुलाम अब्बास साहब का कोई सानी नहीं है। आसानी नहीं, वो बहुत ही मेरे उस्ताद वो हैं। मैंने उनसे बाकायदा डंडा बंद शादी घंटा बन शागिर्द, क्योंकि जैसे होता है ना, अब हमने भी जब उस्तादी शागिर्दी की थी तो हमारे शादू महाराज उस्ताद घंटा बन शागिर्द, जी। वैसे तो यूँ तो फेस तो बंदा तालिब होता है ना, तालिब इल्म ही बिल्कुल। होता है, उसमें तलब ही रहती है कि कोई ना कहीं ना कहीं मिल जाए। सही बात। तो सब वो भी असातिज़ा में शुमार होते हैं, लेकिन एक वो कहते हैं बाप एक होता है, बाकी बिल्कुल। तो सब चचा मामे फूफे वो सारे सही बात, होते हैं। सही बात। ऐसे ही है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं बड़ा खुश नसीब आदमी हूँ कि मुझे गुलाम अब्बास साहब की शागिर्दी मिली है, और वो बड़ा मेरे नाम है उस्ताद हैं, पाकिस्तान बहुत बड़ा नाम है। तो वकार लेकिन हाँ, मेरे आइडियल जो थे ना वो खान साहब मेहदी हसन साहब थे। मेहंदी हसन खास है। अच्छा मैं एक बात यहाँ करना चाहूँगा आपसे, जो मैं डिफरेंस देख रहा हूँ नाज़रीन, मैं बताऊँ आपको वकास की ये बातों से, तो मुझे दो बातों में इनकी गायकी में अंतर नज़र आ रहा है। अंतर वो क्या है, जिन कलाकारों के बड़े बड़े कलाकारों के जो नाम लिए, खान साहब मेहदी हसन खान साहब और गुलाम अब्बास खान साहब, ये धीमे सुरों में गाते हैं, बिल्कुल, ठीक है ना, क्योंकि गज़ल गायक हैं गज़ल बेसिकली। गायक हैं बेसिकली। लेकिन आपने जो दो नाम पहले लिए, तूफैल नियाज़ी साहब, उनका भी हाई पिच, नहीं, तुफैल न्याज़ी साहब भी धीमे सुरों में गाते थे, छोटे सुरों में गाते थे। लेकिन खान साहब नुसरत फ़तेह अली साहब थे, उनकी पिच आई थी, उनके स्केल भी आई थे। और इसी तरह अगर जैसे एक फ़र्ज़ कर लें कि आलम लोहार साहब किसी दौर में हुआ करते थे, उनकी पिच थी, वो एक फोक शौकत गाया साहब, करते थे। शौकत अली साहब, उनकी भी हाई पिच थी। बिल्कुल। इनायत हुसैन भट्टी साहब, तो वो भी हाई पिच के गाने गाया करते थे। और वो लेकिन मैं बेसिक फॉलोवर जो था वो नुसरत फ़तेह अली साहब का था। तो मुझे हालांकि ये करना नहीं चाहिए था। मैंने कोशिश ये की कि यार मैं उनके स्केल पे गाऊं, ताकि लोगों को फील हो कि यार कुछ, अगर मैं तो खाक भी नहीं हूँ, उनकी जूतियों के बराबर नहीं हूँ, लेकिन लोगों को फील हो कि यार ये टच आ रहा है, खान साहब का टच आ रहा है। तो मैंने इस वजह से उसी स्केलों पे गाना शुरू कर दिया। गाना शुरू कर दिया। बात हो रही थी खान साहब, नुसरत फ़तेह अली खान साहब की, और अभी आपने सुना वकास बाबर का कि मैडम जी ने साइज सुनाई कि चुन लिया रूपक में, ठीक है जी। मैं ये चाहूँगा कि वकास से कि एक दौर आया था बीच में ना, जी एक समझ लें फोबिया चला था, लेकिन मैं उससे पहले बात शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि खास साहब की आप जो वो पढ़ते हैं, वो जो गाते हैं आप, कैसे था अच्छा, प्यार ना बिछड़े, मैं चाहूँगा कि 2 लाइन अगर उसकी हो जाए तो क्या ही बात है, फिर आगे हम अपनी गुफ्तगू जी बेहतर, ज़ाहिर है अब मज़ा आएगा। आपका कहा टाल नहीं सकते। क्या बात है। हेस तो डाडा दुख ना कोई, एस तो डाडा दुख ना कोई, प्यार ना विछड़े किसे दा, यार ना विछड़े किसे दा, यार ना विछड़े किसे दा, यार ना विछड़े। वाह वाह वाह। रोग हिजर दा मार मुकावे, सुख दा कोई सा ना आवे, दुख लाउंदे ने दिल विच डेरे, चारे पासे दिसन नेरे, दुनिया विछड़े नहीं परवा दिलदार ना विछड़े किसे दा, यार ना विछड़े किसे दा, यार ना विछड़े किसे दा, यार ना
बिछड़े। वाह जी वाह वाह वाह, क्या बात है नाज़रीन। एक छोटा सा क्या कहते हैं 5 सेकंड का एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, वकास से बात करेंगे क्योंकि सब में इवेंट है तो हाँ कोई बात नहीं, कुछ लोगों 10 की सेकंड आवाज़ें का भी हैं। ब्रेक लेंगे बाद आपसे आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, खुशामदीद हसन जान वासी यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हमारी गुफ्तगू चल रही थी वकास बाबर के साथ, जो लेजेंडरी सिंगर है, और अभी इन्होंने आपको सुनाई खासा नुसरत फ़तेह अली खान साहब का जो गीत उन्होंने सुनायागा, बहुत मशहूर गीत सुनाया। भारत जी अब गुफ्तगू करते हैं दोबारा। वकास ये बताइए, जो फिर हम लोग याद होगा आपको कि हम PTV से रोशन तारा, जी हाय 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 बिल्कुल। कैसी यादें हैं, 92 93 की बात है बिल्कुल ये, बिल्कुल है बिल्कुल। ना। रोशन तारा प्रोग्राम, पर्क प्रोग्राम, और हमारे वहाँ एक दोस्त होते थे खासाब, खान साहब फ़तेह अली खान फतेह अली साहब खासाब, और उनके भी आपने म्यूजिक डायरेक्टर थे। डायरेक्टर, जी हाँ। और उनकी भी आपने बहुत हमने काफ़ी shows गीत किए गाए। हैं, उनकी भी धुनों में आपने गीत गाए हैं। बिल्कुल गाया। तो क्या दौर में फ़र्क देख रहे हैं यार, क्या अच्छा दौर था वो, कि पर्चों में लिख लिख के पहले लोकेशन बना के लोकेशन दिया करते थे, बिल्कुल। और वो ढूंढा करते थे फंक्शन कहाँ हो रहा है, और बड़ा अच्छा लगता था कि एक बंदा शाम में आके ना पर्चे दे के घर चला गया, पर्चे वकास को देना या हसन को दे देना, और पर्चे देख के हम इतने सारे पर्चे जमा हो जाते थे, बिल्कुल हो 5-7। जाते थे, बिल्कुल हो हैं? जाते क्या थे। कहेंगे उस दौर के बारे में यार? वो दौर आ नहीं सकता अब, क्योंकि अब डिजिटल दौर है, और अब आप करंट लोकेशन भेज देते हैं या लोकेशन सेंड कर देते हैं कि आप इसके ज़रिए आप पहुंच जाएं। तो जो वो पहला टाइम था उसमें असल में अब कुछ सिस्टम ऐसा हो गया है हसन भाई, महंगाई ने मार दिया लोगों को, और महंगाई इस कदर हो गई है कि अब अफोर्ड नहीं कर पा रहे लोग। नहीं कर पा वरना पहले जो था सिस्टम, वो गरीब से गरीब आदमी भी कोई अपना घर का इवेंट हो उसमें प्रोग्राम ज़रूर रखता था, क्योंकि वो सस्ताई का दौर था। अब या तो बहुत ही हाई लेवल्स के प्रोग्राम हो रहे हैं जी, और या फिर बहुत लो लेवल्स के प्रोग्राम हो रहे बिल्कुल, हैं, जो एक या फिर हो ही नहीं रही। या फिर हो ही नहीं रहे। जो एक होता था ना बीच का जो तबका था, वो वाले शोज़, वो वाले प्रोग्राम सब ख़त्म हो गए। तो अब सिस्टम एक और भी आ गया है कि अगर आपको कोई आर्टिस्ट चाहिए तो वो सबसे पहले ये पूछते हैं कि उनकी यूट्यूब पे कोई गाने हैं और कैसा गाते हैं, फिर उनको मजबूरी जो है ना उसमें से वो गाने भेजने पड़ते हैं उन्हें कि जी ये देख लें, ये आर्टिस्ट है, ये ऐसा गाता है। तो अब सिस्टम ये आ गया है, पहले ऐसे नहीं था। जो टैलेंट था उसको लोग ऑब्लाइज करते थे, पसंद करते उसको लोग लेते थे कि नहीं ये अच्छा गाता है यार, इसको लेना चाहिए। तो हमने जो टाइम देखा है और जो हमने दौर गुजारा है वो बहुत अच्छे लोगों के बीच में गुजारा है। अब जो है वो लोग नहीं नज़र आते, या बहुत सारे ऐसे लोग बुलाते हैं। मैं तो पिछले 4 साल से खैर मैं ओवरसीज़ दुबई में हूँ, तो ज़्यादातर प्रोग्राम वहाँ के ही होते हैं, लेकिन जब यहाँ आता हूँ तो कुछ प्रोग्राम आते हैं जो बहुत अच्छे हैं, उनमें जाता हूँ, अदरवाइज़ नहीं जाता। नहीं जाता। अच्छा वकास, एक बड़ा अच्छा मैंने बताया था कि एक फोबिया चला था कि हर आदमी जिस तरह हर गज़ल गाने वाला खासा मेहदी हसन खान साहब को गाते थे, जी। इसी तरह हर जो जिसका पिच हाई पिच होता था, जिससे आपका है, वो नुसरत फ़तेह अली खान साहब को गाता था। उसमें एक नाम आया था, मतलब पहले एक दौर चला था कि ईसा क्या कहते हैं, ईसा खैलवी साहब, जी कमीज तेरी काली, जी। एक ये दौर चला था। बिल्कुल। उसके बाद में खान साहब का दौर आया। खान साहब का जो दौर आया तो उसमें एक नाम आता था नीम पास रूफी का ना, और वहाँ आप भी गाते थे और वो भी गाते होता था। एक्चुअल ये होता था, रूफ़ी ने बहुत बाद में ये शुरू किया था। कराची स्टेज पे अगर किसी ने नुसरत फ़तेह अली साहब को बिगिनिंग किया है
तो वो मैं ही था। आप भी थे? हाँ। जी हाँ, मैंने ही शुरू किया था। मेरा जो रूफ़ी था, रूफ़ी मैडम नूर जहाँ को गाता था, क्योंकि उसी की कई कैसेट्स जो हैं वो मैडम बिल्कुल नूर ऐसे ही। जहाँ के हवाले से आई हैं। उन्होंने बाद में शुरू किया था, तो सबसे पहले नुसरत फ़तेह अली गाने वाला मैं ही हूँ, ओपनिंग। बिल्कुल। तो वक़्त जब ये कैसेटों का दौर शुरू हुआ था, तो क्या उस दौर में आपकी कोई कैसेट वगैरह, जी, मेरा एक कैसेट रिकॉर्ड हुआ था। एल्बम जो आते थे पहले? जी हाँ, मेरा एक एल्बम रिकॉर्ड हुआ था, वो ट्रिब्यूट टू मैडम नूर जहाँ था। मैडम नूर जहाँ। लेकिन वो इत्तेफाक से वो कंपनी जो ऑनर थे उनकी इंतकाल हो गया, तो वो कैसेट जो था, मेरा एल्बम जो था, वो डब्बे में डब्बा ही हो गया। डब्बा ही हो गया। फिर उसके बाद मैंने कोई कोशिश नहीं की, फिर डिजिटल दौर आ गया था, फिर वो कैसेट का दौर ख़त्म हो गया था, तो इसलिए अब कैसेट के बाद एक सीडी का दौर भी आया था। लेकिन वो सीडी से भी हट के अब जो है वो ये समझ लें कि फेसबुक, यूट्यूब, इसका दौर आ गया है। दौर आ गया। तो अब तो लोग अपना गाना बना के फेसबुक पे, यूट्यूब पे अपलोड कर देते। लेकिन अभी भी हमारे जो बहुत सारे चैनल्स हैं, वो नए टैलेंट को, अगर वो बेचारे कोशिश करके अपना गाना बना भी लें और उसका वीडियो भी बना लें, अगर वो चलाने के लिए जाए तो वो नहीं चलता। चलता उन्हीं लोगों का है जिनके नाम है। बिल्कुल। ऐसा अच्छा वक़्त ये जो जिस दौर की हम बात कर रहे हैं, ये बात है तकरीबन 97, 92। जी, तकरीबन 92 से लेके तकरीबन समझ लीजिए 2000 तक। 2000 तक, हाँ, तकरीबन। बहुत अच्छा माहौल था, है ना? तो अभी क्या कहते हैं, मतलब वो क्या ऑर्गेनाइजर भी चले गए और वो लोग भी ख़त्म हो गए, जिनको एक शौक़ होता था कि बच्चे की खत्म हो रही है, बच्चे की सालगिरह भी हो रही है, फंक्शन ज़रूरी हो रहा है। अब हसन भाई अफोर्ड नहीं कर पा रहे नहीं कर लोग। पा रहे। लेकिन हाँ, उनके एक्स्ट्रा खर्चा, ये जो म्यूज़िक का जो काम है ना, ये समझ लीजिए एक्स्ट्रा उनका खर्चा है। खुशहाली, खुशी है वो। एक्स्ट्रा खर्चा है, आप खुशहाली भी नहीं कह सकते कि वो खाना भी करेंगे, मेहमानों को इनवाइट भी करेंगे, वो डेकोरेशंस भी करेंगे, तो उसी में बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो लोग ये सोचते हैं यार इतना पहले से ही हो रहा है, तो इसका इजाफी खर्चा करने की क्या ज़रूरत है। वो क्या करते हैं, डीजे सिस्टम लगा उसी पे अपना काम शुरू कर लेते हैं। जी। वक़्त बड़ा अच्छा दौर था कि वो जब मंडी लगती थी फनकारों की। जी हाँ, रेडियो पाकिस्तान पे। फिर वो हसन स्क्वायर पे चले गए थे, अलकरम पे। जी हाँ, फिर वो बिल्कुल। हसन स्क्वायर आ गई, फिर वो हसन स्क्वायर पे पुरानी सब्जी मंडी के पास आ गई। जी हाँ। उसके बाद वो आते आते शीश मेल तक आ गई, उसके बाद ख़त्म ही हो गई। लेकिन मैं आपको एक हसन भाई बात बताऊं, असल में मसला ये था, जब तक रेडियो पाकिस्तान की हुदूद में हम लोग थे ना, जब तक का टाइम बहुत अच्छा था। वो जो फनकार की ज़रूरत होती है वो फ़ोन कर लेता है, फ़ोन करके वो चला जाता है। बाकी जो सारे के घरों में महफिल और हम आपस में फनकार बैठे हुआ करती थी म्यूज़िक की, कि हम किसी एक बैठे या किसी के घर में बैठे तो तबला बाजा खुला हुआ है, हर आर्टिस्ट अपना परफॉर्म कर रहा है, मज़ा आ रहा है। वो वाला सिस्टम भी अब ख़त्म हो गया। ख़त्म हो गया। और उनको पता भी नहीं होता था कि फलाना जगह मिलेंगे, यानी बिल्कुल उसके घर मिलेंगे, है ना? बिल्कुल ऐसा ही था। हम एक दूसरे में नफसियात बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो गई। वक़्त बड़ा अच्छा जो दौर की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो वक़्त उस दौर में खैर मोहब्बत भी ज़्यादा थी, लेकिन ऐसा क्वेश्चन होता है ना यार, आप तो सर फनकारों की इज्जत थी उस दौर में, इज्जत थी। बिल्कुल। अब फनकारों की इज्जत नहीं है, इज्जत नहीं है, बात यह है। बड़ी इज्जत से देखा जाता था। बिल्कुल। वक़्त आपका पसंदीदा कौन सा इस वक्त? मैं मेहदी हसन साहब को शुरू से लाइक करता जो लड़के जो गाते थे उसमें, हाँ, उसमें सज्जाद अली साहब थे, तहसीन भाई थे, तहसीन जावेद साहब थे, वो बड़े कमाल आर्टिस्ट थे, बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, तो उनको मैं ज़्यादा पसंद करते थे। तहसीन साहब अच्छा गाते थे, सज्जाद भाई अच्छा गाते थे, उन लोगों को मैं ज़्यादा पसंद। सुनहरा दौर था ये तो यार, बहुत अच्छा दौर चला, गोल्डन टाइम। गोल्डन दौर। अच्छा वक़्त ये बताइए, अभी आपने बात किया थी बैठ जाया करते थे, किसी ने गैदरिंग बनाई थी, आजकल ये जो जगह जगह पर अकेडमी खुली हुई, ये क्या है, इनको क्या कहते हैं आप? सर इनके बारे में मैं इसलिए कुछ नहीं कह सकता कि मैं वहाँ जाता नहीं हूँ, और दूसरी चीज़ ये कि अगर वो कर रहे हैं तो चलो ये भी खुश होना चाहिए आदमी को और लोगों को कि कम से कम म्यूज़िक तो परवान चढ़ रहा है, चाहे वो नए टैलेंट आ रहे हैं किसी भी सूरत में आ रहे हैं, तो म्यूज़िक हो रहा है। हाँ, तो ये अच्छी बात है। ये मैं इस पर कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा। उसकी वजह यह है कि ज़ाहिर है कोई भी फनकार माँ के पेट से नहीं सीखता, दुनिया में सीखता है। आज वो
जैसा भी गा रहे हैं, हो सकता है कल को वो बहुत अच्छे हो जाए, तो ऐसा भी है। ऐसा भी है। तो क्या अभी क्या देखते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं कि सेव किया जाए? क्योंकि जिस तरीके से अभी देखें ना, तबला बाजा नायब होता जा रहा है ना, जी है ना, जी, कि बहुत कम। पहले तबलों की पूरी एक गली थी, बिल्कुल थी। याद होगा आपको। बिल्कुल। बाजों की भी एक हारमोनियम की पूरी गली थी, दुकानें थी, जो ख़त्म होती जा रही है ना। तो क्या कहेंगे, बस क्या सर, सेव करें, क्या नहीं करें? मेरी सुनने वालों से यही गुजारिश है, जी। अच्छा। सुनने वालों से मेरी यही गुजारिश है, जो हाँ, कोई भी बासुर भाई, लोग हैं, बासुर भाई। जो जो भी लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि अगर थोड़ा सा इस काम को सीख लिया जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मज़ीद आपका शौक़ भी पूरा होगा, आपको सुर की या आपको गाने की या आपकी ताल की। मौसीकी की आपको इल्म भी होगा। तो मेरा मशवरा यही है, जितने भी दोस्त हैं, कि उनको थोड़ा बहुत जो है इसकी जानकारी होनी चाहिए, ट्रेनिंग ज़रूर लेनी चाहिए। ज़रूर लेनी चाहिए। और भी करें इसको, जो भी मिसाल के तौर पर जैसे आपने कहा यार, बड़ा अच्छा दौर होता था, गाने होते, अब वो फंक्शन ख़त्म होते जा रहे हैं, तो कलाकार भी तकरीबन फनकारों की इज्जत नहीं होती थी। क्या करें? बहुत सारे लोग तो इस हमारे जो फनकार हैं वो बहुत, क्या कहना चाहिए कि दिल बर्दाश्त हो दिल बर्दाश्ता हो के कईयों का तो इंतकाल भी हो गया, इंतकाल वैसे ही इस दुनिया से चले गए। और बहुत सारे लोग जो है वो दिल बर्दाश्ता हो के अपने अपने घरों में जब अच्छा, हमारा एक इदारा है आर्ट्स काउंसिल, वो कुछ पुराने फनकारों को पेश करता है, कोई ऐसे इवेंट्स में बुलाता है और उन्हें बाकायदा उनका मुआवजा भी मिलता है। तो ये क्रेडिट जो है मोहम्मद अहमद शाह साहब को जाता है। बिल्कुल अब है, लेकिन वो ये समझ चुका है। और जो गवर्नमेंट है, हमारी जो हुक्मरान आते हैं, अल्लाह करे उनको भी यह हो जाए कि आप फनकारों का ख्याल करें जैसे पड़ोसी मुल्क करता है, और हमारे भी मुल्क में ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। जी, बिल्कुल जी। अगर हमारे मुल्क में भी ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, जिस तरह पड़ोस में किया जाता है, यानी कि हिंदुस्तान में जो फनकारों को अपने हाथ का छाला बना के रखते हैं, ऐसे ही है ना सर? बिल्कुल। और बड़ा वो तो दोबारा से तो नहीं आ सकता, लेकिन कम से कम उस दौर के फनकारों को दोबारा लाया जा सकता है कैसेट के जरिए। कुछ उनको इस तरह के फंक्शन ऑर्गेनाइज किए जाए जो उसमें आके जज के दिनों के लिए आते हैं और फिर गायब भी हो जाते हैं। सही बात। तो जी, वकास बाबर हमारे साथ थे इस वक्त, और ये शोर भी सुनेंगे क्योंकि यहाँ लोगों का शोर बहुत है। इवेंट चल रहा है आर्ट्स काउंसिल में, आलमी 16वीं आलमी अदबी उर्दू कॉन्फ्रेंस यहाँ चल रही है, जिसका आज पहला दिन है, और कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जो चाहेंगे आप? सर, पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद हसन भाई, आपके चैनल के थ्रू आपको, और अल्लाह करे कि ये चैनल बहुत कामयाब हो और बहुत फूले फले और बहुत ज़्यादा तरक्कियाँ करे अल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, देखने वालों का। तो नाज़रीन देखिए, मुझे और वकास बाबर को बहुत सारी अल्लाह